यह कहानी करीब 1100 साल पहले हो सकती है। सटीक समय मायने नहीं रखता। आपको बस इतना जानना है कि हेइयान काल के दूर के अतीत ने इसकी पृष्ठभूमि बनाई है। उन दिनों क्योटो में एक समुराय रहता था जिसे रिजेन फुजिवारा मोतोत्सुने की सेवा में था। उसका नाम बताना चाहता था, लेकिन अफसोस, पुराने इतिहास में उसका नाम दर्ज नहीं है। शायद वह इतना साधारण इंसान था कि इतिहास में लिखने लायक नहीं था। इन किताबों के लेखकों को आम लोगों की जिंदगी या कहानियों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। इस मामले में वे आज के नेचुरलिस्ट लेखकों से बहुत अलग है। हालांकि हेइयान काल के उपन्यासकार उतने आराम पसंद नहीं थे जितना सोचा जा सकता है। खैर, फुजिवारा मोतोत्सुने फुजिवारा मोतोत्सुने की सेवा में समुराइयों में एक पांचवी श्रेणी का अधिकारी था। वह इस कहानी का नायक है। उन दिनों पांचवी श्रेणी का अधिकारी निम्न स्तर का अधिकारी माना जाता था। जापानी में उसे रैंक को गोई कहते हैं, तो कहानी में उसे गोई ही बुलाएंगे। गोई एक बहुत साधारण दिखने वाला आदमी था। उसके गालों में धसाव की वजह से उसकी ठुड्डी अजीब तरह से लंबी लगती थी। वो बहुत बदसूरत और लापरवाह नजर आता। किसी को नहीं पता कि वह रेजिमेंट की सेवा में कैसे आया। फिर भी यकीन है कि वह लंबे समय से अपने रोजमर्रा के काम करता रहा। एक फीके रेशमी कपड़े और नरम सिर ढकने की चीज पहने हुए, उसके ढंग और कंधे कपड़ों से लगता था कि वह कभी जवान रहा ही नहीं। वह 40 की उम्र पार कर चुका था। उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे जन्म से ही उसकी ठंडी लाल नाक और अनगढ़ मूछें सुजाकू एवेन्यू की हवा में झुलस रही हो। रीजेंट से लेकर चरवाहों तक सब यही मानते थे और इसमें कोई शक नहीं था। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गोई को आसपास के लोग किस तरह का सलूक करते थे। उसके साथी समुराय उसे तिनके जितना भी अहमियत नहीं देते थे। उसके अधीनस्थ, चाहे कोड रैंक वाले हो या बिना रैंक के, कुल मिलाकर करीब 20 लोग उसे बिल्कुल अनदेखा करते थे। जब उसे उन्हें इंस्ट्रक्शन देने होते तो वे उसकी बातें नज़रअंदाज कर अपनी बेकार की बातें और गपशप करते रहते। उसका वजूद उनके लिए हवा जितना अनमोल था। उसकी मौजूदगी से जितना हलचल होता, उतना तो जापान में सागर में एक बूंद पानी से भी नहीं होता। इस बेबसी का असर समुराय हॉल में भी दिखता था, जहां स्टुअर्ड, चीफ और उसके सारे सीनियर उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। वे उसे हर ऑर्डर सिर्फ इशारों से देते थे। ये इत्तेफाक नहीं कि इंसान की आवाज़ होती है। इंसान बोलने की कला आसान प्रक्रिया से नहीं बनती, तो कई बार वे उसे समझा नहीं पाते थे। फिर वे अपने नाकामी को उसके समझने की कमी मान लेते थे। जब वे उसे समझा नहीं पाते तो उसे घूरते थे जैसे ये उसकी गलती है। फिर उसकी टेढ़ी सिर ढकने वाली चीज से लेकर फटी चप्पल तक उसे ऊपर से नीचे देखकर अचानक पीठ फेर लेते थे। इसके बावजूद वोई कभी नाराज नहीं होता था। वह इतना डरपोक और बेजान इंसान था कि उसे किसी नाइंसाफी का एहसास तक नहीं होता था। उसके साथी समुराय उसे मजाक का पात्र बनाना बड़ा मजा मानते थे। बड़े लोग उसके लुक पर अश्लील कमेंट्स करते थे, जिसे जवान लोग अपनी चतुराई का इस्तेमाल बेबस गोई पर करते थे। उसके सामने वे उसकी नाक, मूंछ, सिर ढकने की चीज और रेशमी कपड़े पर ताने मारते थकते नहीं थे। ऊपर से वे अक्सर उसकी हरे लिप वाली बीवी की बात करते, जिससे वह 5-6 साल पहले अलग हो चुका था, और एक नशे में धूत बौद्ध पुजारी की, जिसके साथ उसकी बीवी का नाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी बिना वजह भी ताने मारते। लेकिन एक दिन उसे गोई का सवाल सुनाई पड़ा, इसने ऐसा क्यों किया? और ये शब्द उसके दिमाग में चिपक गए। तब से उसने गोई को अलग नजर से देखा, क्योंकि उसे एक रोने वाले, कठिन जिंदगी से तंग इंसान की झलक उसकी पतली और मंदबुद्धि वाली शक्ल में दिखी। इस समुराय को गोई के बारे में सोचते वक्त जिंदगी की कठोर और बेरहम हकीकत के खिलाफ उसका विरोध याद आता था। उसी वक्त गोई की जमी हुई लाल नाक और मूछें, जिनके बाल उंगलियों पर गिने जा सकते थे,
उसे समहाउ सुकून देती थी। लेकिन यह जवान समुराई अपवाद था। कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर गोई को सबसे अवहेलना में कुत्ते जैसी जिंदगी जीनी पड़ी। सबसे पहले उसके पास पहनने लायक कपड़े नहीं थे। उसके पास सिर्फ एक गहरा नीला कोट और वही रंग का सिकुड़ा हुआ गाउन था। लेकिन ये कपड़े इतने फीके पड़ गए थे कि न नीले कहे जा सकते थे न इंडिगो। उसका गाउन बेहद पुराना था। उसके पतले पैर, जिनके नीचे कोई अंडरगारमेंट्स तक नहीं थे, जिसके फिटिंग संदिग्ध थे और मूठ पॉलिश छिलने लगती थी। लाल नाक वाला गोई छोटे छोटे कदमों से चलता, ठंडी आकाश के नीचे कंधे और गोल हो गए और इधर उधर लालची नजर डालता तो वो राह चलते ठेले वालों तक के लिए मजाक का पात्र बन गया। एक मिसाल बता सकते हैं। एक दिन वह सांजामोनो से शिनसेन एन जा रहा था तो सड़क किनारे कई बच्चों को जमा देखा। सोचा कि शायद वे पेंदी खेल रहे हो, तो पीछे से देखने लगा और पाया कि वे एक भटके घने भालों वाले कुत्तों को, जिसकी गर्दन में रस्सी बंधी थी, पीट रहे थे। शर्मिला कोई हमेशा बहुत डरपोक रहा। जो जो महसूस करता उसे काम में नहीं बदल पाता था। लेकिन इस बार क्योंकि वे बच्चे थे, थोड़ा हौसला जुटा लिया। उसे छोड़ दो प्लीज, उसने संभवतः सबसे चौड़ी मुस्कान के साथ कहा और उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा जो सबसे बड़ा लग रहा था। अगर कुत्ते को मारा तो उसे दर्द होगा। लड़के ने पीछे देखा, आंखें ऊपर उठाई और उसे तिरस्कार से घूरा। अपना काम देखो, उसने जवाब दिया। पीछे हटकर उसने अपने गर्व भरे होठ सिकोड़े और चिल्लाया, क्या तुम लाल नाक वाले बदनसीब? गोई को लगा जैसे शब्द उसके चेहरे पर चोट मारे। बात यह नहीं थी कि उसे लड़के की गालियों से बुरा लगा, बल्कि यह कि बेकार की बात कहकर खुद को शर्मिंदा करने का गम था। कड़वी मुस्कान से शर्म छुपाते हुए वो चुपचाप शिनशेन एन की ओर बढ़ गया। पीछे बच्चे उस पर मुंह बनाते और जीप निकाल कर है। बेशक उसे ये नहीं दिख भी जाता तो बेजान गोई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इस कहानी का नायक सिर्फ तिरस्कार के लिए पैदा हुआ था और उसके पास जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था। पिछले 5-6 सालों से उसे यम ग्रुएल की असाधारण तलब थी। यम ग्रुएल यम के टुकड़ों को मीठे एरो रूट के सूप में उबालकर बनाया जाता है। उन दिनों में इसे शाही खाने की मेज पर भी सबसे लाजवाब व्यंजन माना जाता था। तो गोई जैसे निचले अधिकारियों को यह सिर्फ साल में एक बार, जब रीजेंट के महल में खास मेहमान के तौर पर बुलाया जाता, चखने को मिलता था। ऐसे मौके पर वो बस होठ भिगाने लायक ही खा पाते थे। तो एम ग्रुएल से पेट भरने की यह उसकी लंबी समय से चली आ रही ख्वाहिश थी। बेशक उसने ये इच्छा किसी से शेयर नहीं की। शायद उसे खुद साफ नहीं था कि यह उसकी जिंदगी भर की चाहत थी। लेकिन सच यह है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि वह इस मकसद के लिए जी रहा था। इंसान कभी कभी ऐसी ख्वाहिश के लिए जिंदगी बिता देता है जिसका पूरा होना सुनिश्चित नहीं होता। जो इस मूर्ख पर हंसते हैं वे जिंदगी के बस दर्शक हैं। 1 साल के 2 जनवरी को फुजिवारा मोतोत्सुनो के महल में खास मेहमानों को दावत के लिए बुलाया गया। यह वही दावत थी जो प्राइम मिनिस्टर रेजिमेंट ने स्टेट मिनिस्टर्स और अन्य कोर्ट नोबल्स के लिए रखी थी, जो निनोमिया कोर्ट में उसी दिन आयोजित होने वाली भव्य दावत जैसी थी। गोई और अन्य समुराई इस खाने में शामिल हुए। उस वक्त मेहमानों को कोर्ट रैंक के आधार पर अलग करने की परंपरा रही थी, तो सभी नौकर एक हॉल में जमा होकर एक ही दावत का लुत्फ उठाते थे। उन पुराने दिनों की दावतों में कई तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ परोसी जाती थी, जिनमें से ज्यादातर आज के लोगों को खास तौर पर लुभावने नहीं लगते। चिपचिपा चावल का केक, तला और मीठा चावल का केक, भाप में पके शंख, सूखा हुआ मुर्गा, उजी नदी की मीठी मछली, ओमी की क्रूसियन, पाउडर और मसाले वाले पोर्की, उबला हुआ सालमन, भुना ऑक्टोपस, बड़े झींगे,
बड़े और छोटे संतरे, मंडरी, सिंग पर सुखाया अंजीर और कई दूसरी चीजें। इनमें वही यम ग्रुएल भी था। हर साल गोई इस यम ग्रुएल का इंतजार करता था, लेकिन इस साल क्योंकि मेहमानों की संख्या ज्यादा थी, उसका हिस्सा और छोटा था। और शायद यह सिर्फ उसकी भ्रांति थी, लेकिन यम ग्रुएल इस बार पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लगा। जब वो खत्म हुआ तो उसकी नजरें खाली कटोरे पर टिकी रही। पतली मूछों से बूंदे पोंछते हुए उसने पास खड़े किसी से कहा, काश कभी यम ग्रुएल से पेट भर पाओ। वो कह रहा है कि यम ग्रुएल कम पड़ा। कोई हंसा। एक गूंजता हुआ शानदार योद्धा जैसा स्वर था। गोई ने सिर उठाया और डरते हुए वक्ता की ओर देखा। आवाज फुजिहारा तोशिहितो की थी, जो तोकिनागा का बेटा था और मोतोत्सुने की एजेंसी में वित्त मंत्री था। वह एक लंबा, मजबूत, चौड़े कंधों वाला विशालकाय था और खाने में कई प्यालों गहरे रंग की चावल की शराब पीने की वजह से नशे में था। मुझे तुमसे तरस आता है, तोशिहितो ने जारी रखा। गोई के सिर उठाने पर उसकी आवाज में तिरस्कार और दया का मिश्रण था। अगर चाहो तो यम ग्रुएल से पेट भर दूंगा। एक कुत्ता जो लगातार तंग किया जाता है, कभी कभी फेंके गए मांस के टुकड़े पर तुरंत नहीं कूदता। अपनी उस आम सूरत से जिसमें समझ नहीं आता कि वह मुस्कुरा रहा है या रो रहा है। गोई ने तोशिहितो के चेहरे से खाली कटोरे तक देखा। दोनों को बारी बारी से ताकता रहा। चाहते हो ना? तोशिहितो ने पूछा। गोई चुप रहा। क्या कहोगे? तोशिहितो ने जोर दिया। गोई को लगा कि सारी महफिल की नजरें उस पर टिकी है। उसका जवाब कैसे देगा? उसी पर निर्भर करता था कि वे उसे मजाक का पात्र बनाएंगे या नहीं। जो भी जवाब दे, उसे हंसी का पात्र बनाया जाएगा। उसने सोचा तो वह हिचकिचाया। अगर तोशिहितो ने उस वक्त बेसब्री से न गरजा होता, अगर नहीं चाहते तो फिर निमंत्रण नहीं दूंगा, तो वह तोशिहितो और कटोरे की तुलना में खोया रहता। बहुत आभारी रहूंगा सर। आखिरकार गोई ने तोशिहितो की गूंजती पूछताछ को सुनकर जवाब दिया। इस बीच बीच की बातचीत को सुनने वाली महफिल ठाकों से गूंज उठी। बहुत आभारी रहूंगा सर। किसी ने उसका मजाक उड़ाया। जोरदार हंसी महफिल पर छा गई और मेहमानों की नरम कड़ी, सिर ढकने वाली चीजें पीले, नीले, लाल और रंग बिरंगे व्यंजनों के ऊपर लहरों की तरह हिलने लगी। सबसे ज्यादा तोशिहितो ही हंसा। फिर जल्दी निमंत्रण दूंगा, वह हंसी के बीच घुटते हुए बोला। शायद शराब गले में अटक गई थी। यकीन है? उसने जोर देकर पूछा। हाँ, बहुत आभारी रहूंगा सर, गोई ने फिर हकलाते हुए कहा। लाल हो गया। बेशक सारी महफिल फिर से हंसी में गूंज उठी। तोशिहितो, जो गोई से यही शब्द दोहराने के लिए जोर देकर पूछा था, और जोर से हंसा और उसके चौड़े कंधे हंसी से हिलने लगे, जैसे जैसे उसे और मजा आ रहा हो। देहाती कोर्टनोबल की जिंदगी में बस दो रास्ते हैं, पीना और हंसना। आखिरकार बातचीत का केंद्र कहीं और चला गया, शायद इसलिए कि बाकी लोग लाल नाक वाले गोई पर ध्यान केंद्रित करने से छिड़ गए। भले ही उसे हंसी का पात्र बनाना मजेदार था। खैर, विषय बदल गया और जब खाने पीने में ज्यादा कुछ नहीं बचा, महफिल का ध्यान एक नवजात समुराई की कहानी पर गया, जो घुड़सवारी की कोशिश में दोनों पैर एक ही पतलून में डालकर घोड़े पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। गोई को छोड़कर सब सुनते रहे। वह अलग थलग रहा, न कुछ बोला, न टिप्पणी की। उसका पूरा ध्यान यम ग्रुएल पर था। उसने तो चावल की शराब का प्याला भी मुंह से नहीं लगाया। दोनों हाथ गोद में, जैसे लड़की अपने होने वाले शौहर से मिलने पर शर्माती हो, और सिर के सफेद होते बालों तक लाल होकर वह खाली काले रंग की कटोरी में घुरता और मूर्खतापूर्ण मुस्कान बिखेरता रहा। कुछ दिन बाद एक सुबह तोशिहितो ने गोई को हिगाशियामा के पास एक हॉट स्प्रिंग पर सवारी के लिए बुलाया। गोई ने उसकी बात को सच माना और खुशी खुशी ऑफर स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह लंबे वक्त से नहाया नहीं था
तो सिर से पाँव तक खुजली हो रही थी। अगर यम ग्रुएल की दावत के साथ नहाने का मौका भी मिले तो ये वरदान होगा। तो वह तोशहितो के लाए भूरे घोड़े पर सवार हो गया। जल्दी ही तोशिहितो और गोई कमो नदी के किनारे वाले सड़क से अवतागुची की ओर सवारी करने लगे। तोशिहितो काले मूंछों और खूबसूरत साइड लॉक्स के साथ, गहरे नीले शिकार के कपड़ों में और लंबी तलवार से लैस एक शानदार योद्धा की तस्वीर था। गोई फीके रेशमी कपड़े और दो पतले अंडरगारमेंट्स में, कमर पर लापरवाही से बांधी साश और नाक का म्यूकस ऊपरी होठ पर तोशिहितो के मुकाबले फीका पड़ता था। बस घोड़ों में तुलना थी। दोनों के पास जवान शानदार घोड़े थे। तोशिहितो का सुनहरा और गोई का भूरा, जिसे ठेले वाले और समुराई भी उन्हें देखते रह गए। घोड़े के साथ कदम मिलाते हुए दो नौकर पीछे दौड़ रहे थे, एक वेलेट और एक फुटमैन। हालांकि सर्दी थी, लेकिन वह सुबह सामान्य रूप से साफ थी। हवा इतनी शांत थी कि नदी के धीमे पानी में ब्रूत कमल के पत्तों को हिलाने वाली ताकत नहीं थी, जो सफेद नदी तल के पत्थरों से होकर बह रही थी। नदी के सामने बिना पत्तों के छोटे बिला के पेड़ रेशम की तरह सूरज के रोशनी में नहा रहे थे, और एक किंगफिशर जो पेड़ की टहनी पर बैठा था, उसकी छाया सड़क पर साफ दिख रही थी। माउंट हिएई हिगाशियामा के गहरे रंग पर पूरा मखमली जमी हुआ कंधा दिखा रहा था। तोशिहितो और गोई धीरे धीरे अवतागुची की ओर बढ़े, और उनकी सैंडल्स का मोती का काम सुनहरे रोशनी में चमक रहा था। सर, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? गोई ने लगाम खींचते हुए पूछा। वह थोड़ा आगे, उतना दूर नहीं जितना सोचते हो, तोशिहितो ने जवाब दिया। तो अवतागुची के पास है? हाँ, लगभग वही होगा। जब वे अवतागुची के साथ साथ पहुंचे, गोई को लगा कि तोशिहितो का मकसद नहीं था। वक्त बीतने के साथ वे अवतागुची को पार कर गए। क्या अवतागुची में रुकेंगे? नहीं, थोड़ा और आगे। तोशिहितो चुपचाप मुस्कुराता रहा, जानबूझकर गोई के चेहरे से नजरें चुराता हुआ। दोनों तरफ के घर धीरे धीरे कम होते गए, जब तक कि चौड़े खेतों में सिर्फ कोई शिकार ढूंढते नजर आए, और दूर पहाड़ की उत्तरी हिस्से पर बची बर्फ हल्के नीले रंग में धुंधली हो गई। नंगे पेड़ों की कांटेदार टहनियां साफ आकाश में छुपती हुई ठंड बढ़ा रही थी। तो यामाशिना के पास है सर? नहीं, ये यामाशिमा है। हमारा मकसद थोड़ा और आगे है। वे आगे बढ़ते रहे, यामाशिमा को पार कर गए, और भी आगे निकल गए। वे सिकियामा से भी आगे गए, और दोपहर के थोड़ा बाद मिए टेम्पल के सामने पहुंचे। इस मंदिर में एक पुजारी रहता था, जो तोशिहितो का करीब था। उन्होंने पुजारी से मुलाकात की, और उसने उसे खाना परोसा। खाने के बाद वे जल्दी से आगे बढ़े, और आगे का रास्ता पहले से ही ज्यादा सुनसान था। उन दिनों पूरे देश में डकैतों का आतंक था, और हर जगह असुरक्षित था। यह और दूर है क्या सर? गोई ने सिर उठाकर तोशिहितो के चेहरे को देखा और कंधे और गोल कर लिए। तोशिहितो मुस्कुराया। यह वही मुस्कान थी जो शरारत करने वाला बच्चा अपने माँ बाप को देता है, जो उसे लगभग पकड़ा जाता है। नाक के सिरे पर झुर्रियां और आंखों के कानों की ढीली मांसपेशियां हंसने या नहीं हंसने का फैसला करने लग रही थी। वास्तव में मैं तुम्हें त्सुरुगा तक ले जाना चाहता हूँ, तोशिहितो ने आखिरकार खुशमिजाज स्वर में कहा, और चाबुक उठाकर दूर के आकाश की ओर इशारा किया। उसके चाबुक के नीचे वीबा झील का साफ पानी दोपहर की धूप में चमक रहा था। ओह, त्सुरुगा! गोई चिंता में पड़ गया। एचिजेन प्रांत का त्सुरुगा? उसने अक्सर सुना था कि तोशिहितो ने ज्यादातर वक्त त्सुरुगा में बिताया, क्योंकि उसने फुजिवारा अरिहितो की वारिस से शादी की थी। लेकिन उस वक्त तक उसे अंदाजा नहीं था कि तोशिहितो उसे इतनी दूर ले जाएगा। सबसे पहले उसने सोचा कि सिर्फ दो नौकरों के साथ कैसे कोई पहाड़ों और नदियों को पार करके दूर के एचिजेन तक सुरक्षित पहुंचेगा। फिर उसे यात्रियों के डकैतों से मारे जाने की अफवाह याद आई। उसने तोशिहितो की ओर विनती भरी नजरें उठाई। भगवान, मेरी मदद करे, वही बुदबुदाया।
पहले लगा हिगाशियामा तक का सफ़र है, फिर मिए टेम्पल निकला। अब कहते हो एचिजेन की सुरुगा तक ले जाओगे। इसका क्या मतलब है? अगर पहले बता देते तो कम से कम अपने नौकरों को साथ लाता। सुरुगा, भगवान मेरी मदद करे। अगर यमग्रुएल की तलब उसे हौसला न देती तो वो शायद तोशोहितो को छोड़कर अकेले क्योटो लौट जाता। एक तोशोहितो को 1000 आदमियों की ताकत मानो। सफर की चिंता मत करो। तोशोहितो ने तंज कसा। गोई की चिंता देखकर हल्की सिकड़न के साथ अपने वैलेट को बुलाकर उसने कोट जो वैलेट ने पीठ पर ढोया था पहन लिया और वैलेट के हाथ में रखे काले रंग के धनुष को सैडल पर बांधकर वही पार्टी के आगे चल पड़ा। अब बेजांग गोई के पास तो शहरों की मर्जी के आगे आज्ञाकारी थी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तो वह बस बेबस होकर चारों ओर सुनसान जंगल को देखता रहा और थका हुआ आगे बढ़ता गया। उसके घोड़ों के कदम लड़खड़ाते थे और उसके लाल नाक सैडल बाव की ओर झुके थे, जैसे वह दयालु देवी का सूत्र याद करते हुए गुनगुनाता था। ठंडे जंगली खेत जो उनके घोड़ों की टापों की आवाज से गूंज रहे थे, पीले घास के विशाल मैदान से ढके थे और यहाँ वहाँ पड़े ठंडे पानी के गड्ढे उस सर्द दोपहर में जमा होने लगे थे, जिसमें नीला आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। दूर क्षितिज पर सूरज से बाहर की पहाड़ों की श्रृंखला में बची बर्फ की चमक तक नहीं थी और एक लंबी गहरी बैंगनी रेखा बना दी थी। लेकिन जगह जगह पर मरे हुए घास के चुरमुट ने उन नौकरों के नजरों से उछल कर दिया जो पैदल चल रहे थे। देखो, तोशोहितो ने अचानक गोई को पुकारा। मुड़कर, वहां एक अच्छा संदेश वाहक आ रहा है, उसे सुरुगा भेजूंगा। गोई को समझ नहीं आया कि क्या कहा गया, तो वह डरते हुए उस दिशा में देखा जहां तोशोहितो ने धनुष से इशारा किया। बेशक मैदान में कहीं भी कोई और नहीं था, लेकिन जंगली बेल से उलझे झाड़ियों में झुरमुट में एक लोमड़ी धीरे धीरे चल रही थी। उसका फर ढलती धूप में चमक रहा था। तुरंत लोमड़ी तेजी से कूदी और पूरी रफ्तार से भागने लगी। अचानक तोशोहितो ने अपने घोड़े को चाबुक मारी और उसकी ओर दौड़ा। कोई भी जैसे पागलपन में तोशोहितो के पीछे भागा। नौकर भी पीछे नहीं रह सकते थे। कुछ देर तक उनके घोड़ों के टापों की आवाज जंगल की चुप्पी तोड़ती रही, लेकिन जल्द ही तोशोहितो ने घोड़ा रोका और उसने लोमड़ी को, जिसे उसने बाकियों के जाने से पहले पकड़ लिया था, सैडल के किनारे से सिर नीचे लटकाया। शायद उसने घोड़े के नीचे दौड़ाकर उसे जिंदा पकड़ा था। साइड लॉक्स पर चिपकी पसीने की बूंद पोंछते हुए गोई हाफते हुए तोशोहितो के पास पहुंचा। अब सुनो लोमड़ी, तोशोहितो ने जानबूझकर गंभीर स्वर में कहा, लोमड़ी को आंखों के सामने ऊंचा उठाकर। आज रात सुरुगा में तोशोहितो के महल तक दौड़ो और कहो कि तोशोहितो अब एक खास मेहमान के साथ आ रहा है। कल सुबह 10 बजे तक अशिमा के बाहर तक कुछ आदमियों को 2 सैडल घोड़े लेकर भेजो। यकीन करो, ठीक से करना। बात खत्म करने के बाद तोशोहितो ने लोमड़ी को झटका देकर घास के झुरमुट की ओर फेंक दिया। ओह, कितनी तेज दौड़ती है, कितनी तेज। दोनों कर जो मुश्किल से तोशोहितो तक पहुंचे थे, तालियां बजाते और चिल्लाते हुए उत्साह दिखाया जब लोमड़ी भागी। शरद पत्तों के रंग की वह जानवर पत्थरों पर और पेड़ों की जड़ों पर से शाम की रोशनी में दुनिया के आखिर तक दौड़ती दिखी। वे उसे छोटी ऊंचाई से साफ देख सकते थे, जहां वे लोमड़ी के पीछे भागते हुए सूखी नदी की तलहटी में मिले जंगली मैदान के आसान ढलान पर पहुंच गए थे। वो देवताओं का संदेशवाहक है। हाँ सर। अपनी नादान जिज्ञासा और प्रशंसा जाहिर करते हुए गोई ने तोशोहितो के चेहरे को और सम्मान से देखा, जो एक लोमड़ी तक की सेवा हासिल कर सकता था। उसे तोशोहितो के साथ अपने और उसके बीच की खाई का ख्याल नहीं आया। उसने सिर्फ इतना भरोसा हुआ कि क्योंकि वह अब तोशोहितो के प्रभाव में और गहराई से आ चुका था, उसकी खुद की मर्जी इस नायक की मर्जी के व्यापक आलिंगन में और आज़ाद हो गई थी। शायद चापलूसी ऐसे मौके पर जन्म लेती है, इसलिए अगर बाद में श्रोताओं को लाल नाक वाले गोई में चापलूसी दिखे तो इसके चरित्र पर बिना सोचे शक न करें।
फेंकी हुई लोमड़ी ढलान पर लुढ़कते हुए नीचे आई। सूखी नदी के तलहटी में पत्थरों पर फुर्ती से कूदी और विपरीत ढलान पर जोश और चपलता के साथ चढ़ गई। ढलान चढ़ते हुए लोमड़ी ने पीछे देखा और पाया कि उसे पकड़ने वाली समुराई पार्टी अभी भी दूर की आसान ढलान की ऊंचाई पर घोड़े पर थी। वे सब उंगलियों जितने छोटे दिख रहे थे, खासकर सुनहरा और भूरा घोड़ा ढलते सूरज की शान में ठंडी हवा में साफ उबर रहे थे। सिर आगे करके लोमड़ी फिर हवा की तरह मृत घास के बीच दौड़ पड़ी। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास, जैसे उम्मीद थी, पार्टी ताशाकीमा के बाहरी इलाके में पहुंची। यह बीवा झील के सामने एक छोटा सा गांव था, जहाँ खेतों में कुछ भूसे की छत वाले घर बेतरतीब बिखरे थे। आसमान में धमकी देने वाले बादल थे, जो कल की गर्मियों जैसे आसमान से अलग थे। झील की लहराती सतह से किनारे उगाए पाइन के पेड़ों की धब्बेदार तस्वीरों को प्रतिबिंबित किया। थोड़ी देर में यात्री रुक गए तो शहीदों ने गोई की ओर मुड़कर कहा, देखो, वह कुछ लोग हमारी मुलाकात के लिए आ रहे हैं। 20-30 आदमियों में से जो 2 सैडल्स घोड़े ला रहे थे, कुछ घोड़े पर और कुछ पैदल थे। ठंडी हवा में उनके रेशमी कपड़े फड़फड़ा रहे थे। वे झील के किनारे और पाइन के पेड़ों के बीच तेजी से आए। जैसे ही वे तो शहीदों के पास पहुंचे, घोड़े पर सवार लोग जल्दी से कूदकर नीचे उतरे और पैदल वाले जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। सबने तो शहीदों का सम्मान से इंतजार किया। वास्तव में लगता है लोमड़ी ने संदेशवाहक का काम किया, गोई ने कहा। हाँ, तो शहीदों ने जवाब दिया। लोमड़ी एक ऐसी जानवर है जो खुद को छुपाने में माहिर होती है, तो ऐसा काम करना उसके लिए आसान है। जब गोई और तोशहीतो इस तरह बात कर रहे थे, वे और उनकी पार्टी तोशहीतो के नौकरों के इंतजार करने वाली जगह पर पहुंची। आपके आने का शुक्रिया, तोशहीतो ने उन्हें पुकारा। नौकर, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, एक साथ उठे और तोशहीतो और गोई के घोड़ों को लगाम लगाई। दोनों जैसे ही उतरे और फर की कुर्सियों पर बैठे, एक भूरे रेशमी कपड़ों में सफेद बालों वाला नौकर तोशहीतो के सामने आया और बोला, कल रात एक रहस्यमय घटना हुई। अच्छा, क्या हुआ? तोशहीतो ने रईसी अंदाज में पूछा, गोई को अपने नौकरों द्वारा लाया खाना पीना ऑफर करते हुए। मेरे लॉर्ड, कल रात करीब 8 बजे लेडी शिप बेहोश हो गई और बोली, मैं साकामोतो की लोमड़ी हूँ और मैं आपको मेरे लॉर्ड का आज का संदेश दूंगी। मेरे पास आओ और सुनो। हम सब उनके सामने जमा हो गए। फिर उन्होंने कहा, मेरा शौहर अभी एक खास मेहमान के साथ आ रहा है। कल सुबह 10 बजे तक काशिमा के बाहर तक आदमियों को 2 सैडल घोड़े लेकर भेजो। यही संदेश था। यह बहुत रहस्यमय है, गोई ने महत्वपूर्ण ढंग से टिप्पणी की, जो सबको पसंद आई। लीडरशिप ने असामान्य तरीके से बताया। नौकर ने जारी रखा। डर से कांपते हुए उन्होंने कहा, देर मत करो। अगर देर हुई तो मेरे शौहर मुझे सजा देंगे। बात करते वक्त वे लगातार रोती रही। उसके बाद क्या किया? उसके बाद वे सो गई। जब हम गए तो भी वो सोती लग रही थी। क्या कहते हो? तो शहीदों ने अपने गर्व भरे नजरों को गोई की ओर घुमाया जब उसका नौकर बात खत्म कर चुका था। जानवर भी तो शहीदों की सेवा करते हैं। सिर हिलाते और बड़ी लाल नाक खुजलाते हुए गोई ने नाटकीय ढंग से जवाब दिया, मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं है। फिर उसने अपनी मूछ पर बची चावल की शराब की बूंदों को जेब से चाट लिया। वही शाम थी। गोई तो शहीदों के महल में एक कमरे में बिना नींद की लंबी रात गुजार रहा था। आंखें सहज ही रश लाइट पर टिकी थी। फिर पाइन से ढके पहाड़ों, नालों, सूखे खेतों, घास, पत्तों, पत्थरों और खेतों की आग की धूप की गंध, ये सब चीजें एक एक कर उसके दिमाग में गुजरी। उस शाम पहुंचने पर लंबी अंगीठी में लाल चमक देखकर जो सुकून मिला था, वह भी अब दूर की अतीत की घटना लग रही थी। तो शहीदों के उधार दिए पीले औपचारिक कपड़े के नीचे पैर फैलाते हुए गोई ने शाम की घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की। शराब से भरा दिमाग इसे लगभग असंभव बना रहा था। औपचारिक कपड़े के नीचे वह 2 मोटे भूरे रंग के अंडरगारमेंट्स पहने था,
जो तोशोहितो ने भी उधार दिए थे। इस आरामदायक गर्मी में गोई को एहसास हुआ कि अब वह दौलत की गोद में लेटा है। रात कड़ाके की ठंडी थी। उसने सोचा, उसकी जिंदगी की मामूली घटनाएं आज रात की घटनाओं के मुकाबले एक कुली और राजकुमार जैसे लगती थी। लेकिन इसके बावजूद उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। सबसे ज्यादा उसे वक्त जल्दी बीतने की बेताबी थी। फिर भी किसी तरह लगा कि भोर यानी यमग्रुएल खाने का वक्त जल्दी नहीं आना चाहिए। अचानक बदले हालात की बेचैनी उसके दिमाग के पीछे छिपी थी, दिल को ठंडा कर रही थी और उसे जगा रही थी। धीरे धीरे बाहर बड़े आंगन में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज से लगता था कि वह सफेद बालों वाला नौकर था, जो तोशहितो से मिलने आधा रास्ता आया था। ऐसा लग रहा था कि कोई खास घोषणा कर रहा था। सुनो, सब नौकरों, लॉर्ड चाहते हैं कि तुम में से हर एक, जवान हो या बूढ़ा, सुबह 6 बजे तक 3 इंच चौड़ी और 5 फीट लंबी यम लाए। याद रखो, 6 बजे तक। बूढ़े की सुखी आवाज ठंडी हवा में गूंजी और इसके शब्द गोई की हड्डियों तक छुप गए। अनजाने में उसने औपचारिक कपड़े को कसकर जकड़ा। आदेश दोहराया गया। फिर इंसानी आवाजें खत्म हुई और सब फिर सरदरात की ब्रूत चुप्पी में डूब गया। नौकर आदेश मानने चले गए, शायद अपने चांद के डर से, गोई ने सोचा। फिर अकेला अपने ख्यालों में वह करवटें बदलता रहा। आखिरकार शांत लेट गया। कमरे में भारी चुप्पी छा गई, जो सिर्फ फ्रेश लैम्प में तड़कती तेल की आवाज से टूटी। बाती की लाल रोशनी डोल रही थी। तो आखिरकार उसे यमग्रुएल मिलने वाला था, यह सोचकर जो बेचैनी बाहर की घटनाओं से हटी थी, फिर लौट आई। यमग्रुएल जल्दी खाने की उसकी उल्टी फीलिंग पहले से ज्यादा मजबूत हो गई और उसने उसके ख्यालों पर हावी हो गई। अपने दिल की ख्वाहिश का इतना जल्दी पूरा होना सालों की सब्र को बेकार लग रहा था। अगर हो सके तो वह चाहता कि कोई अप्रत्यक्ष घटना हो जो उसे यमग्रुएल खाने से कुछ वक्त रोके। एक ख्याल उसके दिमाग में चक्कर काटते रहे, जैसे पेंदी। आखिरकार लंबी यात्रा की थकान में वह गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह वह जब जागा तो दिमाग में यमग्रुएल था। शायद देर से जागा, 6 बज चुके थे। बिस्तर से कूदा, फर्श पार किया और खिड़की खोली। बाहर देखा तो छत तक भरे हुए। पहले नजर में लकड़ियों के बड़े ढेर लगे थे। नींद भरी आंखें मलते हुए दूसरी बार देखा और सांस रोककर समझा कि वे क्या है। यम, यम, यम। 3 इंच चौड़ी और 5 फीट लंबी, सुरुगा के पूरे शहर को खिलाने लायक विशाल यम। चौड़े आंगन में 5-6 भट्टियां नई किलो पर लगी थी और दर्जनों जवान नौकरानियां सफेद लाइनों वाले कपड़ों में मधुमक्खियों की तरह व्यस्त थी। कुछ आग जला रही थी, कुछ राख साफ कर रही थी और कुछ लकड़ी की बाल्टियों से एरोरूट का रस भट्टियों में डाल रही थी। भट्टियों के नीचे धुआं उठ रहा था और सफेद भाप उठकर भोर की हल्की धुंध से मिलकर सिर्फ लपटों की लाल चमक छोड़ रही थी। चौड़ा आंगन युद्ध क्षेत्र की आग की जगह जैसी उथल पुथल में था। इन विशाल भट्टियों में यम को ग्रुएल में उबालते देख गोई का मन हैरानी और हताशा से भर गया। ये उसे याद दिलाते थे कि उसने क्योटो से सुरुगा तक लंबी यात्रा सिर्फ यम ग्रुएल खाने के लिए की थी। जितना सोचता उतना सबके बारे में दुखी होता गया। अब तक वह अपने भूख का आधा हिस्सा, जिसके लिए हमारी हमदर्दी थी, खो चुका था। 1 घंटे बाद वह तोशोहितो और उसके ससुर अरिहितो के साथ नाश्ते पर बैठा। सामने एक विशाल घड़ा था जो यमग्रुएल के सागर से भरा था। पहले उसने दर्जनों जोशीले जवान लड़कों को देखा था जो चाकू से घर की छत तक भरे यम को काट रहे थे। उसने नौकरानियों को एक दूसरे को टकराते हुए यम के टुकड़े भट्टियों में डालते देखा। जब बड़े चटाइयों पर रखे सारे यम खत्म हो गए तो उसने भट्टियों से यम और एरोरूट की गंध से भरे भाप के बादल साफ सुबह की हवा में उठते देखे। तो जब गोई, जो इन सब को देख रहा था, उसका एक बड़ा घड़ा यमग्रुएल परोसा गया तो उसने चखे बिना ही पेट भर गया। घड़े के सामने बैठे और उसने शर्मिंदगी में पसीने से भरा माथा पोंछा।
सुना है तुम्हें यमग्रुवेल की तृप्ति नहीं हुई? अरिहितो के ससुर ने कहा। बेझिझक खाओ। और उन्होंने नौकरों लड़कों को और बड़े घड़े लाने को हुक्म दिया है। गोई ने घड़े का आधा यमग्रुवेल बड़े मिट्टी के बर्तन में डाला, आंखें बंद की और अनिच्छा से पी गया। उसकी लाल नाक और लाल हो गई। जैसे मेरे पिता ने कहा, हिचकिचाओ मत। तो शोहितो ने नाक में दम किए हंसी के साथ गोई को और घड़ा पीने को कहा। गोई मुसीबत में था। ईमानदारी से शुरू से ही उसे एक कटोरा भी नहीं खाना था। बड़ी मेहनत से आधा घड़ा खाया। अगर और लिया तो सोचा कि मुंह में डालने से पहले ही उल्टी हो जाएगी, लेकिन और न खाने से तो शोहितो और अरिहितो की मेहरबानी ठुकराना होगा। तो फिर आंखें बंद कर बचे आधे को तिहाइया पी गया। एक और निवाला नहीं ले सकता था। बहुत आभारी हो, गोई ने अस्पष्ट शुक्रिया बुदबुदाया। वो इतना शर्मिंदा था कि मूंछ और नाक के सिरे पर पसीने की बूंदें जमा थी, मानो गर्मी के दिन हो न सर्दी के। कितना कम खाते हो? अरिहितो ने कहा। मेहमान शर्मिला लगता है। लड़कों, आलस मत करो। उनके शब्दों पर नौकरों ने नए घड़ों से और यमग्रुवेल डालने की कोशिश की। मक्खियों को भगाने जैसे हाथ हिलाते हुए कोई ने माफी की ईमानदारी इच्छा जताई। अगर उस वक्त तो शहीद तो अचानक न कहता, वहां देखो, घर के सामने की छत की ओर इशारा करते हुए, तो अरी तो अभी भी गोई पर यमग्रुवेल थोपता। लेकिन शुक्र है कि तो शहीदों की आवाज सबका ध्यान छत की ओर खींच लिया। सुबह की धूप साइप्रस शिंगल छत पर पड़ रही थी। छत पर एक जानवर चुपचाप बैठा था। उसका चिकना फर चमकदार धूप में नहा रहा था। वो सकामोतो की लोमड़ी थी, जिसे तोशोहितो ने 2 दिन पहले सूखे खेतों में पकड़ा था। लोमड़ी भी यमग्रुवेल की तरफ से आई है। लोगों, उसे खाना दो। तोशोहितो का हुक्म तुरंत लागू हुआ। लोमड़ी छत से कूदी और तुरंत यमग्रुवेल खाने लगी। लोमड़ी को खाते देख कोई ने अपनी सुरुगा आने से पहले की जिंदगी को प्यार भरी यादों से देखा। उसे याद था कि कई योद्धाओं ने उसे मजाक बनाया। क्योटो के लड़कों ने क्या लाल नाक कहकर कोसा, और वह एक बदसूरत रेशमी कपड़े और साधारण तलवार के साथ सुजाको एवेन्यू में भटकता, बेसहारा कुत्ते जैसा। लेकिन उसी वक्त वह खुश था। यमग्रुवेल से पेट भरने की ख्वाहिश को सजाए। अब जब उसे और न खाना पड़े तो चेहरे का पसीना धीरे धीरे सूखने लगा, नाक के सिरे से शुरू होकर। सुरुगा की सुबह ठंडी लेकिन साफ थी और तेज हवा चल रही थी। नाक पकड़कर गोई ने चांदी के घड़े की ओर जोर से चीख मारी।